प्यारे मित्रों, सादर नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपसे दृष्टिकोण अपना अपना विषय पर चर्चा करूंगा। प्यारे मित्रों, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक समय एक बहुत ही सुंदर वन था। वह वन सभी प्रकार के वृक्षों, पुष्पों, औषधीय पौधों, नदी, झरने, कलरव करते खग समूह, लतादि से आच्छादित था। उसी वन में एक रास्ता था। उस रास्ते से कई राहगीर गुजरते थे। उसी वन में रास्ते के ऊपर एक मनोरम झरना कल कल ध्वनि से सदैव सतत प्रवाहमान रहता था। झरने के पास ही मनोहारी उपवन था, जिसमें कई प्रकार के सुगंधित कुसुम खिले रहते थे, जिन पर भंवरे मंडराते रहते थे, अर्थात पुष्प पराग का रस पीते रहते थे। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर मंडराती रहती थी। मयूर, कोयल, हंस की मधुर ध्वनि से पूरा उपवन गुंजायमान होता था। एक सुंदर सा सदन था, जहाँ पर सभी प्रकार की निधियाँ मौजूद थी। बंधुओं, उस सुंदर से स्थान के समीप से गुजरने वाले रास्ते से कई बार हिरणों, बारहसिंगों, हाथियों आदि के झुंड गुजरते थे तथा झरने के मीठे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। बंधुओं, उसी मार्ग से सैकड़ों राहगीर निकलते थे। मित्रों, उस स्थान को देखकर सभी राहगीरों का अलग अलग दृष्टिकोण होता था। यदि कोई संत पुरुष वहाँ से निकलता तो विचार करता, यहाँ पर एकांत में तपस्या करने का अलग ही आनंद होगा। कोई पथिक जो बहुत देर से चलता हुआ आ रहा हो, वह विश्राम करने की सोचता। यदि कोई जुआरी निकलता है तो सोचता, यहाँ एकांत में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने का बड़ा ही एक अलग आनंद होगा। और यदि कोई शिक्षक निकलता तो वह वहाँ पर विद्यालय या गुरुकुल की कल्पना करता। प्रिय बंधुओं, कहने का यह अभिप्राय है कि स्थान तो एक ही है, लेकिन सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। प्यारे मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल, जिसका नाम कविता दिनेश शर्मा है, आपसे आग्रह है, आपसे अपेक्षा है, आपसे आकांक्षा है कि कृपया आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको जो उचित लगता है वह टिप्पणी और सलाह दें। आपकी उचित टिप्पणियों का हमेशा स्वागत रहेगा। प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दृष्टिकोण के विषय में। भारत में समाज जीवन की मूल इकाई परिवार है। इसका कारण स्पष्ट है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। हमारे वेदों ने सूत्र दिया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर मौजूद है। पाश्चात्य समाजशास्त्री अरस्तु ने भी कहा है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता। अर्थात हमारा सृजन ही साथ मिलकर रहने के लिए हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मानव जीवन अन्वेषण करते हुए विकास की नई नई गाथाएं लिख रहा है, उससे मनुष्य जीवन में मनुष्य को कई सौगातें दी है। आज उसका जीवन पहले से बहुत अधिक सुखमय हुआ है। विज्ञान के इस युग में उसे समस्त प्रकार की भौतिक संपन्नताएं प्राप्त हो रही है। इस कारण हम वर्तमान समय में परिवार को एक इकाई नहीं मानते, व्यक्ति को ही इकाई मानते हैं। इस कारण से सब अपनी अपनी चिंता करते हैं, एक दूसरे की नहीं। बंधुओं, इससे अविश्वास पैदा होता है, अश्रद्धा पैदा होती है, स्पर्धा पैदा होती है, और यदि स्पर्धा पैदा होगी तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो हिंसा होगी, और हिंसा से यह समाज एक विनाश की यात्रा की ओर अग्रसर होगा। प्यारे बंधुओं, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, समर्पण
सेवा, निरपेक्षता आदि संकल्पनाओं की कोई कीमत नहीं रहती है। इससे मनुष्य का जीवन तनाव और भय से ग्रस्त हो रहा है। अतः हमें एकात्मता का सिद्धांत अपनाना ही होगा। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए तो हमें कई संकटों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। प्यारे बंधुओं, मैंने पूर्व में कहा था कि यह समाज विराट पुरुष का ही एक रूप है। बंधुओं, विवाह हमारे भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्था नर और नारी का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। विवाह संस्था से वंश परंपरा आगे बढ़ती है, परिवार का विस्तार होता है और यह सृष्टि के विकास का भी एक अवश्यमेव क्रम है। प्यारे बंधुओं, आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। यह कलयुग है, अर्थात कल कारखानों का युग है, नित नवीन अनुसंधानों का युग है। इस युग में प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आधुनिक शब्द अधुना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अब या अभी, अर्थात समय के अनुसार। समय के अनुसार तो भारतीय भी होता है। भारतीय अर्थात पारंपरिक और पाश्चात्य अर्थात आधुनिक, यह धारणा बदल देनी चाहिए। भारतीय और आधुनिक ऐसा सब कुछ करना चाहिए, अपनाना चाहिए। बंधुओं, आज हमारा समाज आधुनिकता की अंधी दौड़ में लगा है। आधुनिकता के नाम पर हम अपनी परंपरा को भुलाते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम और परंपराएं स्थापित की है वे 100% वैज्ञानिक है, लेकिन उन्हें धर्म से जोड़े रखा है ताकि भारतीय समाज उसे सहज रूप से स्वीकार कर सके। प्यारे बंधुओं, आजकल आपने अक्सर सुना होगा कि नीचे बैठकर भोजन करना पिछड़ापन है, जबकि मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करना आधुनिक है। धोती कुर्ता पहनना पिछड़ापन है और पैंट शर्ट पहनना आधुनिक है। यदि महिलाएं साड़ी पहनेगी तो वह पिछड़ापन है और यदि वह पैंट शर्ट जींस पहनेगी तो वह आधुनिक है। ईश्वर में विश्वास करना पिछड़ापन है और यदि नास्तिक हुए तो आधुनिक। पाप पुण्य में विश्वास पिछड़ापन माने जाना लगा है और विज्ञान में विश्वास आधुनिक। ऐसे कई उदाहरण हमें आजकल देखने को मिलते हैं। बंधुओं, इस कारण हमारे दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। भारतवर्ष में आदिकाल से ही नारी तु नारायणी यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ऐसी सूक्तियाँ और सुभाषित प्रचलित है और ऐसा होता भी है। भारतवर्ष में अनादिकाल से नारियों का सम्मान होता है। अभी कुछ वर्षों से यह कहा जाता है कि भारत में स्त्री को हेय माना जाता है। उसे घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। उसका कार्य भोजन बनाना है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का स्थान दूसरे क्रमांक का है। शिक्षा, चुनाव आदि सभी कार्यों में उसका स्थान दूसरा है। बंधुओं, यदि ऐसा होता तो हमारे देश भारतवर्ष में माँ दुर्गा को क्यों पूजा जाता? नारी अबला कैसे हो सकती है? जिस माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का अंत किया, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती आदि कई वीरांगनाओं ने सशक्त भारत के निर्माण में अपनी अविस्मरणीय भूमिका निभाई। विदुषी गार्गी, माँ अनसुईया और वर्तमान में साध्वी ऋतंबरा दीदी माँ अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान भारत के निर्माण में दे रही है। प्यारे बंधुओं, यूरोप में नारी स्वतंत्रता जैसे आंदोलन हुए हैं। वहाँ पर तो ऐसा माना जाता था कि नारी में आत्मा ही नहीं होती है और धीरे धीरे नारी स्वतंत्रता जैसे आंदोलन भारत में प्रारंभ कर दिए। हालांकि बीच के कालखंड में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन हम भारतीयों का दृष्टिकोण सदैव नारी उत्थान का रहा है। हमें अपनी मनस्थिति को ठीक करना होगा तो निश्चित रूप से संतुलन बैठ सकता है। हमें नारी शिक्षा आदि को और महत्व देने की आवश्यकता है, लेकिन प्रकृति ने पुरुष और महिला का स्वभाव अलग अलग निर्मित किया है।
समानता की बात तो ठीक है, लेकिन नारी यदि पुरुष का कार्य करेगी और पुरुष नारी का, तो स्वभाव के अनुसार वे कार्य को ठीक से संपन्न नहीं कर सकेंगे, जिससे वैमनस्यता बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर श्रेष्ठता के साथ श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना होगा। प्यारे बंधुओं, आजकल तो पुरुष वर्ग भी शिकायत करने लगा है कि स्त्री कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हो रही है। पढ़कर उसे करियर अच्छा लगता है, घर और बच्चे नहीं, अर्थार्जन करना उसका उद्देश्य हो गया है। उसने स्त्री सहज लज्जा और संकोच त्याग दिए हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अवसर मिलने पर स्त्री पुरुष से आगे निकल गई है, हर क्षेत्र में वह अपनी धौंस जमा रही है। अब स्त्री अबला नहीं रही, वह सबला है, वह प्रबला है। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। आज भारतीय नारी सभी क्षेत्रों में अग्रणी है, उन्हें सहज रूप से हर क्षेत्र में जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री के बीच वैमनस्यता नहीं पनपना चाहिए। भारत में स्त्री का सम्मान अर्धांगिनी के रूप में होता है। वह सधर्मचारिणी है। उसके अभाव में सामाजिक कार्य व धार्मिक कार्य नहीं हो सकते। पुरुष और स्त्री एक रथ के दो पहिए हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें आपस में सामंजस्य बिठाकर समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाना होगा। हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना ही होगा। आज सबसे बड़ा संकट अश्रद्धा का है, आत्मविश्वास का अत्यंत अभाव हो गया है। गलत बातों के लिए लोक निंदा का भय होना तो ठीक है, लेकिन सही बातों के लिए भी लोगों की अनुकूलता है कि नहीं, यह हम देखते हैं। जैसे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, उसके प्रयोग करने से बचना और स्वच्छता का ध्यान रखना, इसको कहने में भी हम संकोच करते हैं। प्यारे बंधुओं, माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों पर भी श्रद्धा नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति, हमारे भाग्य, हमारे कुल की परंपरा पर भी श्रद्धा नहीं होती है। व्रत, उपवास, भगवान पर आस्था घट रही है। किसी पर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। संशय बड़ा है। पहले से कथा श्रवण, सत्संग, जप, व्रत अधिक हो रहे हैं, परंतु अश्रद्धा और अनास्था के कारण उसका फल नहीं मिल रहा है। हम बहिर्मुखी हो गए हैं। भौतिक वस्तुओं में हमारी रुचि बढ़ रही है। प्यारे बंधुओं, नैतिक मूल्यों का जीवन में ह्रास हो रहा है। जीवन मूल्यों से जीवन को बड़ा माने जाने लगा है। यह हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत है, हमारी भारतीय परंपरा के विपरीत है। हम हमारी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत बदल लेते हैं। आज काम श्रेष्ठ है, उपयोगी है, यह नहीं देखा जाता, सिर्फ पैसा देखा जाता है, ताकि उससे हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। यह भौतिकता अंतोत्गत्वा हमें भटका देती है। हमें परिवार भावना से काम करना होगा। हमें ग्राहक और दुकानदार, मालिक और नौकर, राजा और प्रजा, शिक्षक और छात्र सारे परिवार भावना से जुड़े हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। हमें परिवार को इकाई मानना होगा, व्यक्ति को नहीं। वसुदेव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करना ही होगा। हमारा दृष्टिकोण सही दिशा में हमें केंद्रित करना होगा। प्यारे बंधुओं, दृष्टिकोण के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। हमें हमारी माताओं को, हमारी बहनों को विकास की ओर आगे बढ़ाना होगा। माता बहनों को भी यह सोचना होगा कि वह पुरुष के अभाव में अधूरी है, पुरुष स्त्री के अभाव में और स्त्री पुरुष के अभाव में हमेशा अधूरे रहते हैं। यह एक दूसरे के पूरक है। इन्हें आपस में मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाना होगा, इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाना होगा, अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, अपनों का और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। सादर नमस्कार।